Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Tahreem Iftikhar. Welcome at the Scott Science College online lectures. Dear students, it's our sixth lecture. लास्ट फिफ्थ 5 लेक्चर्स में मैंने आपको बटन के बारे में बताया था, ब्रीफली डिस्कस किया था, उसकी समरी के बारे में, करेक्टराइजेशन के बारे में, मेन आइडिया डिस्कस किया था। देन हमने उसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम बुक 1 के लेसन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लेसन नंबर 2 का नेम है क्लेडिंग इन द स्काई एंड हिज राइटर इट्स राइटर नेम इज़ जेसी स्टॉट। जेसी स्टॉट राइटर का नेम है। क्लेडिंग इन द स्काई लेसन का नेम है। आज हम क्लेडिंग इन द स्काई को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बटन को डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने उसकी समरी को डिस्कस किया था, देन हमने करेक्टराइजेशन को ब्रीफली डिस्कस किया, उसके बाद हमने उसके मेन आइडिया को डिस्कस किया, देन क्वेश्चन आंसर्स को। इसी तरह क्लेडिंग इन द स्काई को भी हम कंप्लीट करेंगे। क्लेडिंग इन द स्काई की सबसे पहले समरी को हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ, फिर प्लॉट और समरी। समरी डिस्कस करने से पहले, समरी बताने से पहले मैं आपको राइटर के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। राइटर जो है हमारा, he is an American writer, a biographer, an autobiographer, an essayist, a novelist। एक अमेरिकन राइटर है, बायोग्राफर है, ऑटोबायोग्राफर है, एसेइस्ट है, मजमून निगारी करता है, नॉवलिस्ट है, नॉवेल्स लिखता है। His stories filled with social reforms, love for land and hardships in life। इसकी जो स्टोरीज हैं, इसकी तमाम की तमाम स्टोरीज हैं, वो सोशल रिफॉर्म्स के बारे में है, लव फॉर लैंड के बारे में है और हार्डशिप्स इन लाइफ के बारे में है। इन तीनों टॉपिक्स के अबाउट इसकी तमाम स्टोरीज जो हैं वो रिवॉल्व करती हैं, घूमती हैं। कि इनकी तमाम, इसकी जितनी भी स्टोरीज इसने लिखी हैं, उनका सबका जो आइडिया है, जो सबकी समरी है, या जो सबका जो कंक्लूजन है, वो सिर्फ इन 3 चीज़ों पे है, सोशल रिफॉर्म्स पे, लव फॉर लैंड पे एंड हार्डशिप्स इन लाइफ पे। ही स्टार्ट राइटिंग इन द एज ऑफ 10 years। कि 10 साल का था। एक 10 साल का बच्चा क्या होता है कि 10 साल की एज में उसने लिखना स्टार्ट कर दिया था। ही रोट ऑलमोस्ट 60+ बुक्स। और उसने तकरीबन 60 से ज़्यादा किताबें लिखनी थी। 10 साल की उम्र में उसने लिखना स्टार्ट किया था और उसने तकरीबन 60 से ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं। अब मैंने आपको राइटर के बारे में बताया, उसके बाद मैं आपको करेक्टर ने, जो हमारी स्टोरी के जो मेन करेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। कि स्टोरी में टोटल 2 मेन करेक्टर्स हैं, जेस एंड ओल्ड मैन। जेस इज अ नरेटर ऑफ स्टोरी एंड ओल्ड मैन इज जेस फादर। कि जो नरेटर का मतलब होता है कि कहानी खुद ही बयान कर रहा होता है। जेस स्टॉट हमारा जो है क्लेडिंग इन द स्काई का जो राइटर है उसका नेम है जेस स्टॉट। वही अपनी स्टोरी को बयान कर रहा है, नरेटर ऑफ स्टोरी है। एंड ओल्ड मैन जेस फादर है, कि अपने फादर की स्टोरी को वो बयान कर रहा है। हमें पूरी स्टोरी में कहीं भी जेस फादर का नेम का जिक्र हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिएगा। हमें उसके बाप को सिर्फ एन ओल्ड मैन के थ्रू ही पुकारा जाएगा। करेक्टर्स के बारे में बताया। समरी की तरफ चलते हैं। इट वॉज अ हॉट डे। कि एक गर्म दिन था, टेम्परेचर 97 डिग्री था। 97 डिग्री का टेम्परेचर था, इतना गर्म दिन था कि शदीद गर्मी पड़ रही थी। जो जेस है, गिफ्ट फॉर मदर, के वो आता है अपनी माँ के लिए तोहफा लेके आता है, यूटेंसिल्स का, क्रॉकरी का, बर्तनों का तोहफा अपनी माँ के लिए लेके आता है। वो थका आ रहा आता है, इतनी गर्मी में जब घर आता है तो अपनी माँ के लिए छोटा सा तोहफा लेके आता है और बहुत थका हुआ होता है। और इसी दौरान में उसका बाप उसको कहता है कि मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। एंड ओल्ड मैन वांट्स टू शो हिम समथिंग। कि वो कहता है कि मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जस्ट क्योंकि बहुत थका होता है, लेकिन वो अपनी थकावट के बावजूद भी वो अपने बाप को इनकार नहीं करता, वो फिर भी अपने बाप के साथ चल पड़ता है। टॉक अबाउट पास्ट। चलते हुए जब वो दोनों चल पड़ते हैं जहाँ पे उसका बाप उसको लेके जाना चाहता है, तो टॉक अबाउट पास्ट, जो ओल्ड मैन है वो अपने पास्ट के बारे में जिक्र करता है, अपने पास्ट के बारे में बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं जब तुम्हारी माँ 19 साल की थी, शी वॉज 19 years ओल्ड, और मैं 22 साल का था। कि तुम्हारी माँ जो थी 19 साल की थी और मैं 22 साल का था जब हम फर्स्ट टाइम इस जगह पे आए थे जहाँ पे अब मैं तुम्हें लेके जाना चाह रहा हूँ। गोइंग टू द माउंटेनियस एरिया, वो एक पहाड़ी एरिया की तरफ जा रहे थे। ओल्ड मैन ग्रू फील्ड, वो कहता है कि हमने इस एरिया में जहाँ पे मैं तुम्हें अब लेके जाना चाहता हूँ, वहाँ हमने जब तुम्हारी माँ 19 साल की थी और मैं 22 साल का था, तब हमने उधर अपनी फसल काश्त की थी। हमने उधर ग्रू फील्ड्स मतलब अपने जो खेत थे वो बनाए थे, उधर हमने फसलें लगाई थी। फिर वो कहता है कि वो अपनी पास्ट के बारे में कुछ यादें ताज़ा करते हुए कहता है कि अगस्त विंड एंड अक्टूबर, के अगस्त और अक्टूबर की हवाएं चलती थी। हंटिंग रैबिट्स, खरगोश जो उनका शिकार किया जाता था। पेट डॉग्स, कहते हमारे पास
जो पालतू कुत्ते थे, 2 थे, उनका नाम था रेक्स एंड स्काउट। ये डॉग्स के नेम है रेक्स एंड स्काउट। कि वो इन 3 चीज़ों के बारे में, अपनी पास्ट के बारे में, अपने रास्ते में चलते हुए अपने बेटे को बता रहा होता है कि हम उन दिनों में जो खरगोश थे उनका शिकार करते थे, हमारे पास 2 कुत्ते थे जिनका नाम रेक्स एंड स्काउट था। इस तरह वो अपनी स्टोरी अपने बेटे को बयान कर रहा होता है, और साथ साथ वो अपने उस मुकाम की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे वो अपने बेटे को लेके जाना चाह रहा होता है। जस्ट आस्क अबाउट टेकिंग द मोस्ट स्टीप पाथ का मतलब होता है ढलवानी रास्ता। कि जैसे अपने बाप से पूछता है कि हम इस ढलवानी रास्ते से क्यों जा रहे हैं। ढलवानी होता है कि तिरछा रास्ता, कि बहुत एक मुश्किल तरीन रास्ता होता है। कि वो कहता है कि साथ जो बिल्कुल एक बहुत ही आसान सा रास्ता भी गुजर रहा है, तो हम उस रास्ते से जाने की बजाय हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं। तो उसका बाप उसको बताता है कि जब मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके पास जो ज़िंदगी है वो बहुत थोड़ी रह गई है, आप अब आराम करें, आपको सफ़र नहीं करना चाहिए। और मुझे डॉक्टर ने जवाब देने के बावजूद भी मैं 5 किलोमीटर तक अपने घर तक पैदल चल के आया था। क्योंकि हालांकि मेरे डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया, तो उसने कहा था कि आप बिल्कुल भी चलें फिरें नहीं, आप बिल्कुल एक बेड रेस्ट पे हो जाएं। लेकिन मैंने अपनी डॉक्टर की बात को सीरियस नहीं लिया, मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं जब अपने इस एरिया में आया तो इसका जो यही ढलवानी रास्ता था, स्टीप पाथ थे, जो कि मैं क्योंकि उस वक्त बीमार था, मैं इन स्टीप पाथ पे नहीं चल सकता था, तो मैंने एक बहुत छोटे छोटे से आसान आसान से रास्ते बनाए थे। लेकिन जैसे जैसे मेरी सेहत जो थी वो ठीक होती गई, तो मैं इन ढलवानी रास्तों पर मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता इन ढलवानी रास्तों के थ्रू मैं अपने उस एरिया पे पहुंचता था, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो रहा था। फिर कह रहे हैं कि टेक सम रेस्ट एंड टॉकिंग अबाउट नेचर। कि फिर वो जब वो ढलवानी रास्ते पे चल रहे होते हैं, तो दरमियान में वो कुछ देर के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ के आराम करते हैं, कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि उसका बाप जो है उसको वो थोड़ा सा थक जाता है, तो वो अपना सांस बहाल करने के लिए वो कुछ रेस्ट करना चाहता है। टॉकिंग अबाउट नेचर, नेचर के बारे में बात करता है। वो उस ढलवानी रास्ते में आने वाले जो दरख्त हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उनके बारे में बात करता है, अपने बेटे को बताता है। और मैं बीइंग नॉस्टैल्जिक, वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। वो कहता है कि जब मैंने इरादा किया कि मैं इधर अपने जो खेत है वो बनाऊंगा, अपनी फसलें उगाऊंगा, तो मुझे बहुत से लोगों ने मुझे मना किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को भूखा मार दूंगा। ये बिल्कुल भी जो मैंने एक इरादा किया है, जो रास्ता चूज़ किया है, ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो कहता है कि इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए फिर भी मैंने फार्म्ड कॉर्न, अल्फाल्फा, पम्पकिन्स, मैंने उधर कॉर्न, अल्फाल्फा और पम्पकिन्स ये फार्म काश्त किए थे। लिव 30 ईयर्स, और मैं तकरीबन पिछले 30 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, 30 साल से मैं इस जगह पे काश्तकारी कर रहा हूँ। जस्ट रिमेंबर बीइंग देयर, जब उसका बाप उसको अपनी पास्ट के बारे में बताता है, तो जेस को भी एक बात याद आती है। जेस को भी याद आता है कि वो भी बचपन में अपने बाप के साथ आया करता था इधर। तो वो उसको अपनी एक बात याद आती है कि जब उसके बाप ने उसको लकड़ी का एक हल बना के दिया था, तो वो खेलते खेलते उसका जो हल है वो कहीं गुम हो जाता है, तो वो इस बात पे बहुत रोता है। उसका बाप उसको एक और नया हल बना तो देता है, लेकिन वो अपने वही पहले वाले हल को ढूंढ कर रोता रहता है। जैस को अपनी ये बात याद आती है। फिर वो रेस्ट करने के बाद वो फिर अपने रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो उनका रास्ता वो अपने मुकाम पर पहुंचते हैं, रीच द क्लीनिंग अ पैच ऑफ क्लीन लैंड, कि एक बहुत ही साफ सुथरी ज़मीन के टुकड़े पर वो पहुंचते हैं। तो जैस देखकर बहुत हैरान रहता है कि इतने सुनसान एरिया में और इतनी हर तरफ जो है वो जड़ी बूटियां हैं, दरख्त हैं उगे हुए हैं, और इस पहाड़ी जो इलाका है इसमें एक इतना अच्छा ज़मीन का जो टुकड़ा है वो इतना अच्छा साफ सुथरा है। और वो किस तरह हो गया है, वो जब उस हिस्से में पहुंचा तो जैसे इसके बारे में सोचता है। तो उसका बाप जब उसको बताता है कि फेंस्ड के उसने आपने इस जमीन के जो टुकड़ा है उसके इर्द गिर्द उसने लकड़ी की बाड़ लगाई हुई है, ताकि कोई भी जंगली जानवर जो है कोई भी वो इसके ज़मीन के टुकड़े में ना घुस सके, इसकी फसलों को बर्बाद ना कर सके। यम टमाटोज एंड पोटैटोज, उसने यम टमाटोज एंड पोटैटोज की जो थी वो काश्तकारी की होती है। वो अपने बेटे को बताता है कि मैंने अपनी जो फसलें हैं वो कौन कौन सी अपनी खेत पे कौन कौन सी फसलें मैं काश्त कर रहा हूँ। डॉक्टर्स एडवाइस एंड क्लियरिंग दिस पैच, डॉक्टर्स एडवाइस एक सेपरेट अलग बात है, एंड क्लियरिंग दिस पैच एक अलग बात है, दोनों डिफरेंट हैं।
डॉक्टर्स एडवाइस के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि उसका बाप उसको कहता है, जब उस अपने ज़मीन के टुकड़े पे, जब जहाँ पे वो अपने बेटे को लेके जाना चाहता है, वो जब उसको वहाँ पे ले जाता है तो वो उस मुकाम पे जाके अपने बेटे को बताता है डॉक्टर्स एडवाइस। वो बताता है कि डॉक्टर ने जब मुझे ये एडवाइस कर दी थी, नसीहत की थी पिछले 40 साल से, तकरीबन कहता है कि पिछले 40 साल से तकरीबन कोई 20 डॉक्टरों ने मुझे यही कहा है कि आपकी ज़िंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, आपको आराम करना चाहिए, आपको बिल्कुल टोटली बेड रेस्ट पे हो जाना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ दिन जो आपका टाइम रह गया उसको स्पेंड करें। लेकिन मैंने उन डॉक्टर्स की एडवाइस पे मैंने अमल नहीं किया एंड क्लियरिंग दिस पैच। और मैंने एक अपनी ज़िंदगी में एक अपनी एक अज़म कर लिया था, एक इरादा कर लिया था कि मैं इनकी नसीहत पे अमल नहीं करूँगा, और मैं एक अपने जो अपनी ज़िंदगी का मेरा जो मेन मकसद था मैं उसको कंप्लीट करूँगा। वो कहते हैं मेरा मकसद ये था क्लियरिंग दिस पैच, कि मैं ज़मीन के इस टुकड़े को साफ़ कर सकूँ। मैं अपनी एक जो वो कहता है कि बाइबल के थ्रू जो हमारी बाइबल है उसमें एक एवरेज इंसान की जो एज होती है वो 70 ईयर्स होती है, और मैं 70 साल का हो चुका हूँ। और 70 साल का जब इंसान हो जाता है तो वो उसके बाद जो उसके दिन जो उसकी लाइफ गुजर रही होती है तो वो बिल्कुल अपनी जवानी की यादें ताज़ा करने में अपनी जवानी की यादें ताज़ा करने लग जाता है। वो बिल्कुल अपना एक जवानी वाले रूप में आ जाता है। वो यही सोचता है कि जो मैं पहले किया करता था अब मैं वही करूं, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी के दिन तो थोड़े रह गए हैं, तो क्यों ना मैं इन दिनों को इंजॉय कर सकूं। आंसर जैस क्वेश्चंस अबाउट द स्टिप पाथ के, जैस वो जो स्टिप पाथ के बारे में अपने बाप से पूछता है कि उन्होंने तिरछी रास्ता क्यों इख्तियार किया था, तो तब उसका बाप जो है वो उसको ये बता रहा होता है कि डॉक्टर ने उसको क्या एडवाइस की थी, तो उसने ये क्यों किया, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का जो इरादा था उसका, जो उसने एक मेन जो उसका उसने अज़म बना लिया था वो उसको पूरा करना चाहता था। वो डॉक्टरों की जो नसीहत थी वो उसको रद्द करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि वो डॉक्टरों की नसीहत पे अमल ना करे, और एक बिल्कुल सेहतमंद इंसान बन के डॉक्टरों को दिखाए कि आप लोग क्या कह रहे थे और मैं क्या बन चुका हूँ। ये थी हमारी स्टोरी आज की, क्लियरिंग इन द स्काई। तो इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है, हायर ह्यूमन स्पिरिट, कि इंसान का जो ह्यूमन स्पिरिट होता है ना वो उसको क्या कहते हैं ज़मीन से आसमान पर ले जाता है। और अगर वही हमारा स्पिरिट जो है वो बिल्कुल ही लो लेवल पे हो तो हम आसमान से ज़मीन पे आ जाते हैं। हाई ह्यूमन स्पिरिट हमें इधर से हमें क्या शो होता है कि जब ओल्ड मैन को डॉक्टर्स ने वो उसको एडवाइस कर देते हैं कि आप जो हैं वो बिल्कुल भी अब आपकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी रह गई है, आपको बेड रेस्ट करनी चाहिए, ये करना चाहिए, आप अपनी फैमिली के साथ लाइफ स्पेंड करें, आपके पास अब बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। तो वो उस वक्त अपनी लाइफ में कि एक वो एक अपना एक वो कहते हैं इरादा कर लेता है कि मैं इनकी बातों को रद्द करके दिखाऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा जिसकी वजह से मैं ये प्रूव कर सकूं कि आप लोग तो मुझे ये कहते थे तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये था उसका ह्यूमन स्पिरिट। The circumstances cannot change man, man can change circumstances। के जो हालात हैं वो इंसान को नहीं बदलते, इंसान हालात को बदलता है। हमारे जो हालात हैं उनको हम बदल सकते हैं, हमारे हालात हमें नहीं बदल सकते। अगर एक इंसान गरीब है तो वो उसके हालात की वजह से गरीब नहीं है, वो अपनी वजह से गरीब है। अगर वो मेहनत करना चाहे तो वो फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर वही इंसान मेहनत ना करना चाहता हो, वो बिल्कुल अपने उसी में रहे कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। हमें इस लेसन से क्या सबक मिलता है कि हमारा जो स्पिरिट है, हमारा जो जज्बा है, हमारा जो हमें एक दफ़ा जो इरादा कर लेना चाहिए, हमें उस पर पुख्ता रहना चाहिए। हमें अपने इरादे पे एक मतलब कहते हैं कि एक मुसम्मम इरादा जब कर लिया है तो उसको ज़रूर पूरा करें, उसको कभी भी हाथ से घुमाने की कोशिश ना करें। जब आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे तब आपको एहसास होगा, तब आपको ये फील होगा और आपको अपने आप पे प्राउड भी होगा कि आपने जो इरादा किया था आप आज उसमें बिल्कुल कामयाब हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैंने आज आपको क्लियरिंग इन द स्काई की स्टोरी के बारे में बताया है, एक शॉर्ट सा मैंने आपको डिस्कस किया है हमने इसको स्टोरी को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आज आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा करेक्टराइजेशन के बारे में। क्लियरिंग इन द स्काई के जो मेजर करेक्टर्स हैं जैस एंड ओल्ड मैन, मैं आपको उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करूंगी, उनका करेक्टर किस किस्म का था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।